everyone, welcome to NCERT History and Social Science. Today we will discuss part 2 of the 11th class history chapter 9 The Age of Industrialization. आज के इस वीडियो में हम औद्योगिकरण का युग के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इस टर्म का यूज़ कैसे, कब, कहाँ, किस तरह से किया गया, इंग्लैंड में ही औद्योगिकरण क्यों हुआ, कैनाल मैनिया क्या था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ट्रायंगुलर ट्रेड क्या था और किस तरह से यूरोप के में आयरन इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुए उन सभी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कॉटन इंडस्ट्री में। सूती कपड़े से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसे कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन इंडस्ट्री कहते हैं, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी। द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वोन क्लोथ आउट ऑफ वूल एंड फ्लैक्स। ठीक है, पहले जो है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वूल और फ्लैक्स के जो है कपड़े वहाँ पर बनाए जाते थे, ऊनी कपड़े जो है वहाँ प्रचलन में थे। From 17th century, Britain had been importing bales of cotton cloth from India at great cost. और 17th century के बाद इंडिया से महंगे दामों में कपास जो है वो इंग्लैंड पहुंचने लगी। English East India Company established political control over India and began to import cloth, raw cotton, which could be spun and woven into cloth in England. लेकिन इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर जो है राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली और उसके बाद इंडिया से जो है रॉ कॉटन का इंपोर्ट जो है इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे क्या है बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े इंग्लैंड में बनाए जा सकते थे। ठीक है, अप टू 18th सेंचुरी स्पिनिंग वॉज अ स्लो प्रोसेस। 18th सेंचुरी तक जो है धागा बनाने की प्रक्रिया जो है इंग्लैंड में बहुत धीमी थी एंड इट नीडेड मोर लेबर्स, और उसमें बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी। जनरली ये जो स्पिनिंग का काम है वो मोस्टली वुमेन द्वारा किया जाता था और उन्हें स्पिंस्टर कहा जाता था। वुमेन जो धागा बनाने का काम करती थी वो स्पिंस्टर कहलाती थी। 10 स्पिनर्स रिक्वायर्ड टू सप्लाई सफिशिएंट यार्न टू कीप ए सिंगल वीवर बिजी, और एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए कम से कम 10 जो है स्पिनर्स की रिक्वायरमेंट होती थी जो उसको इनफ क्वांटिटी में धागा प्रोवाइड कर सकते थे। वाइल स्पिनर्स वर ऑक्यूपाइड ऑल डे, वीवर्स वेटेड आइडली टू रिसीव यार्न। स्पिनर्स दिन भर धागा बनाने का काम करते थे, जबकि बुनकरों को जो है उसमें बैठे रहना पड़ता था क्योंकि उनके पास धागा नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो बहुत सारी डिस्कवरीज इस फील्ड में हुई, स्पिनिंग के फील्ड में, जिसकी वजह से ये जो धागा बनाने की प्रक्रिया है बहुत आसान हो गई। अब कॉटन इंडस्ट्री में इस धागा बनाने की प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो प्रोडक्शन ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम द होम्स ऑफ स्पिनर्स एंड वीवर्स टू फैक्ट्रीज। जल्दी जो ये प्रोडक्शन का काम था वो धागा बनाने का, वो स्पिनर्स के घर से शिफ्ट होकर फैक्ट्रीज में पहुंच गया। फ्रॉम 1780s कॉटन इंडस्ट्री सिंबलाइज ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मैनी वेज, और 1780 के बाद जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण जिसको कहा जाता है वो मेनली कॉटन की वजह से ही कहा जाता है। कॉटन इंडस्ट्री में जो चेंजेस आए उसी की वजह से कहा जाता है। इस इंडस्ट्री में दो मुख्य विशेषताएं थी। रॉ कॉटन टू बी इंटायरली इंपोर्टेड, रॉ कॉटन पूरी तरह से जो है इंग्लैंड को आयात करना पड़ता था, एंड फिनिश क्लोथ्स वाज एक्सपोर्टेड, और तैयार कपड़े जो है पूरी तरह से विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते थे। सो ब्रिटेन वाज एबल टू कंट्रोल ओवर द सोर्सेज ऑफ रॉ कॉटन एज वेल एज द मार्केट, और ब्रिटेन जो था इन दोनों ही परिस्थितियों में बहुत अच्छी स्थिति में था क्योंकि उसका रॉ कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज पर भी कंट्रोल था, एज वेल एज वर्ल्ड में कॉटन की जो मार्केट था उस पर भी इंग्लैंड का ही नियंत्रण था। तो दोनों ही परिस्थितियों में मतलब इजीली वो रॉ कॉटन को इंपोर्ट भी कर सकता था और तैयार कपड़ों को वो विदेशों में इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकता था। द इंडस्ट्री वॉज हैविली डिपेंडेंट ऑन द वर्क ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये इंडस्ट्री में मेनली जो है वर्कर या लेबर का काम जो है बच्चों और महिलाओं द्वारा किया जाता था। दिस शोज द अगली फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और यही जो है औद्योगिकरण का सबसे खराब जो दृश्य है, सीन है, वो देखने को मिलता है कि महिलाओं और बच्चों को बहुत अधिक इस उद्योग में कार्य पर लगाया गया था। ठीक है, अब इस इंडस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा, तो सबसे पहले जो मशीन इसमें डेवलप हुई दैट वाज फ्लाइंग शटल लूम।
ठीक है, डिज़ाइन बाय जॉन के ने इस मशीन को डिज़ाइन किया था। इट हेल्प टू वीव ब्रॉडर फैब्रिक्स इन लेस टाइम। इस फ्लाइंग शटल से बहुत ज़्यादा चौड़ा कपड़ा भी बनाया जा सकता था कम से कम समय में, एंड कंसिक्वेंटली कोल्ड फॉर मोर यार्न देन कुड बी सप्लाइड एट द प्रिवेलिंग पेस ऑफ स्पिनिंग। और इसमें अधिक मात्रा में यार्न की ज़रूरत भी पड़ती थी। ठीक है, तो ये जॉन के की मशीन थी फ्लाइंग शटल। फिर दूसरी थी स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी धागा बनाने वाली मशीन थी, मेड बाय जेम्स हरग्रीव्स। जेम्स हरग्रीव्स ने 1765 में इस मशीन का आविष्कार किया था, स्पिनिंग जेनी। जेनी जो है हरग्रीव्स की वाइफ का नाम था, उसी के नाम पर इस मशीन का नाम जो है रखा गया, स्पिनिंग जेनी। इन दिस अ सिंगल पर्सन कुड स्पिन सेवरल थ्रेड्स ऑफ यार्न साइमल्टेनियसली। इस मशीन में, स्पिनिंग जेनी में, एक अकेला आदमी ही अनेक धागों को एक साथ जो है स्पिन कर सकता था, यानी एक साथ बहुत सारे धागे जो है यहाँ बनाए जा सकते थे। दिस प्रोवाइडेड वीवर्स विद यार्न एट अ फास्टर रेट देन दे कुड वीव इनटू अ फैब्रिक। और इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो धागा है वीवर्स को, बुनकरों को उपलब्ध होने लगा, जिससे वो ज़्यादा स्पीड से कपड़ा बुन सकते थे। तो ये दूसरी मशीन थी, पहली फ्लाइंग शटल जॉन के, दूसरी स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स। इसके अलावा और भी मशीनरी इसमें डेवलप हुई थी, जिसमें थी थर्ड वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम वॉज डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने इन्वेंट किया था उसको 1769 में। इट प्रोड्यूस ए मच स्ट्रॉन्गर थ्रेड देन बिफोर। ये जो मशीन थी, इसमें वाटर वेपर का यूज़ करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत धागा जो है वो बनाया जा सकता था। दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल टू वीव प्योर कॉटन फैब्रिक्स रादर देन फैब्रिक्स दैट कंबाइंड लिनन एंड कॉटन यार्न। इस वाटर फ्रेम मशीन के आने के बाद जो है प्योर कॉटन के कपड़े बनाना भी ईजी हो गया। इससे पहले जो कपड़े बनते थे उनको मिक्स कॉटन के साथ जो है लिनन को या फिर दूसरे धागों को मिक्स करके कपड़ा बनाना पड़ता था, लेकिन अब जो है कॉटन के धागे भी मजबूत बनने लगे, तो उससे प्योर कॉटन के कपड़े भी बनाए जा सकना संभव हो गया। फिर इसके बाद जो मशीन डेवलप हुई वो थी द म्यूल। द म्यूल वॉज द निकनेम फॉर अ मशीन इन्वेंटेड इन 1799 बाय सैमुअल क्रॉम्पटन। सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1799 में इस मशीन को डिज़ाइन किया था, इन्वेंट किया था। इट हेल्प द स्पिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न। ये जो है ज़्यादा मजबूत और अच्छी क्वालिटी के धागे को बना सकती थी। तो इस तरह से ये चार मशीनें जो थी, जॉन के की फ्लाइंग शटल, रिचर्ड आर्कराइट की स्पिनिंग जेनी, जेम्स हरग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी, रिचर्ड आर्कराइट की वाटर फ्रेम, और जो सैमुअल क्रॉम्पटन थी उनकी म्यूल। इसके अलावा और जो मशीन जिसने इस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया था वो था, इसके बाद आई पावर लूम ने, बिजली से चलने वाली जो पावर लूम थी, इन्वेंटेड बाय एडमंड कार्टराइट इन 1787। दिस वॉज ईजी टू वर्क। इस पर आसानी से काम किया जा सकता था, स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली इवन एवरी टाइम अ थ्रेड ब्रोक। और ये मतलब ये मशीन ऐसी थी जो ऑटोमेटिक रुक जाती थी जब कोई धागा टूट जाता था, एंड कुड बी यूज टू वीव एनी काइंड ऑफ मटेरियल, और उस पर किसी भी तरह का कपड़ा जो है वो बनाया जा सकता। फ्रॉम 1830 ऑनवर्ड दिस इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर रादर देन ब्रिंगिंग न्यू मशीन। 1830 के बाद जो है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर इस इंडस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दिया गया, मशीन के इन्वेंशन का कम दिया गया, तो उसके बाद ज़्यादा मशीन डेवलप नहीं हुई। और उसके बाद स्टीम रिवोल्यूशन आने के बाद जब स्टीम पावर का यूज़ है पावर लूम और इस कॉटन इंडस्ट्री में होने लगा, द रियलाइजेशन दैट स्टीम कुड जनरेट ट्रिमेंडस पावर वॉज इम्पोर्टेंट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टीम का जो यूज़ है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो है किया जा सकता है, वो आइडिया जैसे ही डेवलप हुआ। वाटर वॉज द सोर्स फॉर सेंचुरीज बट इट हैड सम लिमिटेशन। ठीक है, तो अगला जो चेंज है वो स्टीम रिवोल्यूशन, वाष्प क्रांति जिसको कहा जाता है, कॉटन इंडस्ट्री के बाद इंग्लैंड में इस फील्ड में जो है बहुत यूज़ होने लगा। स्टीम पावर के बारे में ये आइडियाज़ डेवलप हुआ कि स्टीम से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी चलाए जा सकते हैं। स्टीम पावर प्रोवाइड्स प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। भाप की शक्ति जो है बहुत ऊंचे तापमान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करती है। दैट इनेबल ब्रॉड रेंज ऑफ मशीनरी, जिसके द्वारा बड़ी से बड़ी भारी से भारी मशीनों को चलाया जा सकता था। स्टीम एनर्जी वॉज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वॉज रिलायबल। और यही एक ऐसा सोर्स था जो रिलायबल था, यानी जितना भाप बनेगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जनरेट करके मशीनों को चलाया जा सकता था। इनएक्सपेंसिव इनफ टू मैन्युफैक्चर मशीनरी इटसेल्फ। और स्टीम पावर में सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता था। थॉमस सेवरी बिल्ट ए मॉडल स्टीम इंजन कॉल्ड माइनर्स फ्रेंड। थॉमस सेवरी ने सबसे पहले
एक स्टीम इंजन डेवलप किया जिसका नाम था माइनर्स फ्रेंड इन 1698 टू ड्रेन माइंस, जो कि माइंस के अंदर पानी भर जाता था, उन माइंस को खाली करने के लिए माइनर्स फ्रेंड नाम का एक स्टीम इंजन बनाया था। और ये पहला इंजन था जो स्टीम पावर का यूज़ करता था। दीज इंजन्स वर्क स्लोली इन शैलो डेप्थ, लेकिन ये इंजन जो है गहराई में जो है कम वर्क कर पाते थे, स्पीड इनकी कम रहती थी। द बॉयलर बर्स्ट अंडर टू मच प्रेशर, और जब ज़्यादा प्रेशर होता था तो बॉयलर जो है वो बर्स्ट भी हो जाता था, फट भी जाता था। तो ये जो माइनर्स फ्रेंड था इतना फ्रेंडली नहीं था। इसके बाद स्टीम पावर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जिसका था वो थे जेम्स वॉट। जेम्स वॉट डेवलप्ड हिज मशीन इन 1769। जेम्स वॉट ने 1769 में अपनी मशीन को डेवलप किया। वॉट्स इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन फ्रॉम बीइंग ए मियर पंप इनटू ए प्राइम मूवर। ठीक है, वॉट की जो मशीन थी वो सिर्फ स्टीम इंजन नहीं था, बल्कि वो चीज़ों को मूव कराने वाली एक मशीन के रूप में था। नाउ कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू पावर मशीन इन फैक्ट्रीज, जो कि बड़ी बड़ी मशीनों को पावर जनरेट कर सकती थी। विद द हेल्प ऑफ ए वेल्दी मैन्युफैक्चरर, वॉट क्रिएटेड द सोहो फाउंड्री इन बर्मिंघम इन 1775। और अपनी इस मशीन के प्रोडक्शन के लिए जेम्स वॉट ने एक कंपनी या एक फैक्ट्री को स्थापित किया जिसका नाम था सोहो फाउंड्री, जो कि एक बहुत पैसे वाले रिच आदमी के सहयोग से उसने इस सोहो फाउंड्री को 1775 में एस्टेब्लिश किया। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अब जो है जेम्स वॉट के डिज़ाइन वाले इंजन बनने लगे। फ्रॉम दिस फाउंड्री ही प्रोड्यूस मैनी स्टीम इंजन, और बहुत सारे वाष्प इंजन यहाँ पर बने। विद द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, वॉट्स स्टीम इंजन बिगेन टू रिप्लेस हाइड्रोलिक पावर। और इस तरह से वॉट के इन्वेंशन ने हाइड्रोलिक पावर को एक तरह से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर इस स्टीम इंजन का यूज़ जो है रेलवे में भी होने लगा। द इन्वेंशन ऑफ द रेलवे टुक द इंडस्ट्रियल टू ए सेकंड स्टेज। ठीक है, इसने औद्योगिकरण की स्पीड को सेकंड स्टेज तक पहुंचा दिया। इन 1801 रिचर्ड ट्रेविथिक हैड डिवाइज्ड एन इंजन कॉल्ड पफिंग डेविल। ठीक है, रिचर्ड ट्रेविथिक ने पफिंग डेविल नाम का एक इंजन डेवलप किया, रेल इंजन, जो आपने देखा होगा जो धुआं जो है बहुत अधिक मात्रा में छोड़ता है, उस टाइप का धुआं छोड़ने वाला एक इंजन डेवलप किया। पफिंग डेविल उसका नाम था, जो ट्रेन को कैरी करता था। इन 1814 रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन, फिर इसके बाद अगला रेलवे में जो इंजन डेवलप किया गया था वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। कंस्ट्रक्टेड इट लोकोमोटिव कॉल्ड द ब्लचर, और उन्होंने जो लोकोमोटिव डेवलप किया उसका नाम था ब्लचर, दैट कुड पुल अ वेट ऑफ 30 टन्स अप ए हिल एट 4 miles per hour। और ये ब्लचर जो है एक ऐसा इंजन था जो 30 टन्स तक के वजन को एक ऊंची पहाड़ी पर 4 मील पर आवर की स्पीड से ले जा सकता था। यानी ब्लचर के आने के बाद ज़्यादा हैवी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पीड से ले जाना संभव हो गया। द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव स्टीफेंसन रॉकेट इन्वेंटेड बाय स्टीफेंसन इन 1814। और इसके बाद स्टीफेंसन ने रॉकेट नाम का एक इंजन जो है 1814 में डेवलप किया, जो कि स्टीम वाष्प बेस्ड था, स्टीम इंजन था, रॉकेट नाम का। रेलवे इमर्ज एज न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस तरह के इंजन, रेलवे के इंजन्स जो डेवलप हुए उससे ये एक नया ट्रांसपोर्टेशन का मीन बन गया। दैट वाज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। इस रेलवे को साल भर चलाया जा सकता था, इस पर सीजनल इफेक्ट नहीं पड़ता था। बोथ चीप एंड फास्ट, ये सस्ता भी था, तेज़ भी था, टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, और इसमें वस्तु और सामानों को भी लाया ले जाया जा सकता था। तो इस रेलवे का डेवलपमेंट जो है उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड द सिटी ऑफ स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन। पहली रेलवे लाइन जो जोड़ी गई वो 2 शहरों को जोड़ने वाली थी, स्टॉकटन और डार्लिंगटन को, और उस पर पहली रेल जो चली थी वो 1825 में चली थी। डिस्टेंस 9 miles दैट वाज कंप्लीटेड इन 2 hours। 9 मील की ये दूरी 2 घंटे में पूरी की गई एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर की, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की, जो उस समय के पीरियड के हिसाब से बहुत तेज गति थी। तो इस तरह से फर्स्ट रेलवे जो चली वो स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में 1825 में चली, और इस तरह से रेलवे की एक शुरुआत हो जाती है। इस रेलवे ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को बहुत बढ़ाया। नेक्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड, दूसरी रेलवे लाइन जो है वो लिवरपूल से मैनचेस्टर, इन 2 शहरों को कनेक्ट करने वाली थी। इन 1830 विद इन 20 ईयर्स स्पीड
गोज अप टू 30 to 50 माइल्स एन आवर वर यूजुअल। और 20 सालों में ही रेलवे की स्पीड जो है 30 से 50 मील प्रति घंटे की तक पहुंच गई। बिटवीन 1830 to 1850 अबाउट 600 माइल्स ऑफ रेलवे ओपन इन ब्रिटेन। और 1830 से 50 के 20 वर्षों में ही 6000 मील से लंबी रेलवे लाइनें इंग्लैंड में बिछा दी गई ड्यूरिंग द लिटिल रेलवे मेनिया। और छोटे रेलवे मेनिया में रेलवे उन्माद के समय 1833 to 37 1400 माइल्स ऑफ लाइन वॉज बिल्ट। और 1400 माइल लंबी लाइनें इंग्लैंड में बिछाई गई। एंड ड्यूरिंग द बिगर मेनिया फ्रॉम 1844 to 47 9500 माइल्स ऑफ लाइन वॉज सेंक्शन। तो 9500 मील लंबी लाइनें इंग्लैंड में सेंक्शन की गई। तो ये इसमें भी कैनल मेनिया की तरह, नहरोन्माद की तरह रेलोन्माद भी इंग्लैंड में 2 फेजेस में था। छोटा रेलवे मेनिया जो था वो 1833 से 37 के बीच में था, जिसमें 1400 किलोमीटर लंबी 1400 माइल्स लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई। जबकि जो बड़ा रेलोन्माद था 1844 से 47 के बीच में, उसमें 9500 मील लंबी रेलवे लाइन सैंक्शन की गई। अब रेलवे के आने के बाद उसके क्या प्रभाव पड़े, इफेक्ट्स ऑफ रेलवे। तो रेलवे दे यूज वास्ट अमाउंट्स ऑफ कोल एंड आयरन। इसमें बहुत अधिक मात्रा में कोयले और लोहे की ज़रूरत पड़ती थी। रेलवे का इंजन चलाने में कोयले की रिक्वायरमेंट थी, जबकि आयरन जो है रेलवे की पटरियां से लेकर रेलवे की कोचेज़ को बनाने में बहुत अधिक रेलवे की रिक्वायरमेंट होती थी। एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इन दोनों ही इंडस्ट्री को, कोल एंड आयरन इंडस्ट्री को रेलवे के आने के बाद बूस्ट मिला। फिर इसमें बहुत सारे वर्कर्स और लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी। रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो है जंगलों को काटना, पटरियाँ बिछाना और पहाड़ों को काटना, इस तरह से बहुत सारे लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट दिया। बूस्टेड एक्टिविटी इन कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक वर्क्स इंडस्ट्रीज। इसने फिर कंस्ट्रक्शन और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे जॉब क्रिएट किए। मोस्ट ऑफ इंग्लैंड हैड बीन कनेक्टेड बाय रेलवेज बाय 1850। और अधिकांश इंग्लैंड जो है 1850 तक आते आते रेलवे लाइन से कनेक्ट हो गया। तो पूरे इंग्लैंड में ट्रांसपोर्टेशन का जो एक नया मीन्स है वो इतना डेवलप हुआ कि उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को भी जो है इंग्लैंड में बढ़ा दिया। अब ये जो जितनी भी मशीनें कॉटन इंडस्ट्री में हम देखते हैं, रेलवे में देखते हैं, वो उनके इन्वेंटर कौन थे? वो रिच मैन थे, गरीब लोग थे, या कोई साइंटिस्ट थे, पढ़े लिखे थे? वो कौन लोग थे? तो हु वर द इन्वेंटर्स? फ्यू ऑफ देम ट्रेन्ड साइंटिस्ट। इनमें से कुछ ही लोग जो थे वो ट्रेन्ड साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। एबलेस थिंकर्स एंड कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स कोज दिस इन्वेंशन। ठीक है, इनकी जो है एबल सोच, योग्य सोच उनके अंदर थी, और साथ ही साथ उनके लगातार जो एक्सपेरिमेंट करने की क्वालिटी थी, उसकी वजह से ये इन्वेंशंस हुए थे। इंग्लैंड हैड सर्टेन फीचर विच अदर यूरोपियन कंट्रीज डिड नॉट। इंग्लैंड में इन इन्वेंशन को होने का एक कारण ये था कि वो जो चीज़ें थी बाकी यूरोपियन कंट्रीज में नहीं थी। अब इंग्लैंड में क्या थी कि इंग्लैंड में डजन्स ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स published, papers of scientific societies appeared in England between 1760 to 1800। इंग्लैंड में 1760 से 1800 के बीच में बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स पब्लिश होते थे। साइंटिफिक रिसर्च के पेपर्स जो है वहाँ पर पब्लिश होते थे। बहुत सारी साइंटिफिक सोसाइटी जो थी वो इंग्लैंड में डेवलप हुई थी। उसकी वजह से इन सारी इन्वेंशंस को जो है होने में सहायता मिली। देयर वर वाइड स्प्रेड थर्स्ट फॉर नॉलेज। इंग्लैंड में नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति की तीव्र लालसा, इच्छा भी लोगों में बहुत थी। दिस वॉज मेट बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी ऑफ आर्ट्स फाउंडेड इन 1754। इस नॉलेज को प्राप्त करने की लालसा जो है लोगों की पूरी होती है जब 1754 में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स नाम की एक संस्था स्थापित होती है जो कि साइंटिफिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। मोस्ट इन्वेंशंस वर मेड द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। ज़्यादातर इन्वेंशन जो है वो लोगों की इच्छा शक्ति, उनकी रुचि, उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और कभी कभी वो उनके भाग्य की वजह से भी ये जो है साइंटिफिक इन्वेंशन हुए। सम इन्वेंशंस इन कॉटन इंडस्ट्री लाइक जॉन के एंड जेम्स हरग्रीव्स वर फैमिलियर विद द स्किल्स ऑफ वीविंग एंड कारपेंट्री। कुछ इन्वेंशन जो है उन जानकार लोगों की वजह से हुए जो उस तरह का काम करते थे। जैसे जॉन के और जेम्स हरग्रीव्स जो थे वीविंग और कारपेंट्री का काम करते थे, इसीलिए उन्होंने उस तरह की मशीन्स जो है डेवलप की। रिचर्ड आर्कराइट वॉज ए बार्बर एंड ए विग मेकर। जबकि रिचर्ड आर्कराइट तो एक बार्बर थे, विग मेकर थे, लेकिन उन्होंने भी कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड मशीन डेवलप की। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाइफ में मैनी रिच इंडिविजुअल्स इन्वेस्टेड मनी इन इंडस्ट्रीज इन द होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट।
प्रॉफिट। बहुत सारे धनी लोग जो लॉर्ड्स थे, पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी मनी को जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो रिच लोगों ने इंडस्ट्रीज सेटअप की, देयर मनी कैपिटल मल्टीप्लाइड, और इसकी वजह से उनकी मनी जो है और बढ़ गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको लाभ हुआ। वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इनकम, सर्विसेज, नॉलेज एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी डिड इंक्रीज ड्रामेटिकली। और इसके बाद जो है गुड्स के रूप में, इनकम के रूप में, सर्विसेज के रूप में, ज्ञान के रूप में जो है बहुत सारा वेल्थ जो है इस समय उसमें वृद्धि होती है। फिर इसके साथ कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट क्या थे? तो द नंबर ऑफ सिटीज इन इंग्लैंड विद अ पॉपुलेशन ओवर 50,000 ग्रू फ्रॉम 2 इन 1750 टू 29 इन 1850। 100 सालों के अंदर ही अंदर इंग्लैंड में ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 50,000 से ज़्यादा थी, उनकी संख्या 2 से बढ़कर 29 हो जाती, यानी पॉपुलेशन इन शहरों में बहुत तेज गति से बढ़ती है। ठीक है, ये एक नेगेटिव इफेक्ट है। दूसरा, देयर वाज नो एडिक्वेट हाउसिंग, लेकिन शहर तो बढ़ गए लेकिन उन शहरों में रहने की बराबर व्यवस्था नहीं थी। सैनिटेशन, साफ सफाई और क्लीनलीनेस की, साफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। न्यू कमर्स वर फोर्स्ड टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। नए लोग जो शहरों में आ रहे थे उन्हें पहले से भीड़ भरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन द कंजस्टेड सेंट्रल एरियाज ऑफ टाउन्स नियर द फैक्ट्रीज, और वो फैक्ट्रीज के आसपास के उन बहुत ही भीड़ भरे क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर हुए। वाइल द रिच इनहेबिटेंट्स शिफ्टेड टू सबर्ब्स, और जो कुछ पैसे वाले लोग थे वो शहरों के आसपास की जो उपनगरीय बस्तियां थी वहाँ पर शिफ्ट हुए। वेयर द एयर वॉज क्लीनर एंड द वाटर सेफ टू ड्रिंक, और उन अमीर लोगों के एरिया में पानी भी साफ था, हवा भी साफ थी, और वो एक अच्छी लाइफ जी सकते थे। लेकिन गरीब लोग जहाँ रहते थे वो कॉलोनीज, वो एरियाज बहुत गंदे होते थे। अब हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में वर्कर्स की कंडीशन कैसी हो गई। अ सर्वे इन 1842 रिवील्ड दैट द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर्स वाज लोअर देन एनी अदर सोशल ग्रुप इन सिटीज़। 1842 में एक सर्वे किया गया, और उस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि एक वर्कर का लाइफ स्पेन जो है बाकी किसी भी ग्रुप के लाइफ स्पेन से बहुत कम हो गया था, और ये लाइफ स्पेन था 15 ईयर्स। बर्मिंगम में 15 साल तक ही एक वर्कर जिंदा रह पाता था। 17 इन मैनचेस्टर, 17 साल की लाइफ उसकी मैनचेस्टर में थी, और 21 जो है डर्बी में थी, यानी लेबर्स की लाइफ का स्पेन बहुत कम रह गया था। मोर पीपल डाइट एट ए यंगर एज, ज़्यादातर लोग बहुत छोटी एज में मरने लगे थे इंडस्ट्रियल सिटीज़ में, औद्योगिक शहरों में। Population increased because of immigrants rather than by an increase in the number of children born to families who already live there. जनसंख्या किसी भी शहर की इस कारण नहीं बढ़ी कि वहाँ पर बच्चे जन्म ले रहे थे, बल्कि इस कारण बढ़ी कि बाहर से लोग आकर इन नए शहरों में रह रहे थे। तो जो माइग्रेंट लेबर क्लास है वो शहरों में आता जा रहा था, उसकी वजह से शहरों की जनसंख्या बढ़ रही थी। डेथ्स वर प्राइमरीली कोज्ड बाय एपिडेमिक्स, और संक्रामक और जो है भयंकर बीमारियां होती थी, उससे हज़ारों लोग मरने लगे थे। दैट स्प्रिंग फ्रॉम द पोल्यूशन ऑफ वाटर। अब ये बीमारियां जो है, महामारियां जो है, एपिडेमिक्स जो थे, वो गंदे पानी की वजह से थी। कोलेरा जैसी बीमारियां, टाइफाइड जैसी है, या फिर टीबी जैसी बीमारी जो एयर पोल्यूशन की वजह से होती थी, इसकी वजह से बड़ी बड़ी महामारियां यहाँ होने लगी और लोग मरने लगे। म्यूनसिपल अथॉरिटी एंड मेडिकल कॉलेजेस वर नेग्लिजेंट इन अटेंडिंग दिस, और म्यूनसिपल अथॉरिटी जो होती थी या मेडिकल कॉलेज जो होते थे इन बीमारियों को या बीमार लोगों को अटेंड ही नहीं कर पाते थे, और इस वजह से बहुत सारे लोग मरने लगे। अब हम देखते हैं इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में विमेन और चिल्ड्रन की कंडीशन में क्या चेंजेस आए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकर्ड अ टाइम ऑफ इंपॉर्टेंट चेंज इन द वे दैट चिल्ड्रन एंड वुमेन वर्क। महिला और बच्चे जो काम करते थे उसकी लाइफ में भी चेंजेस आए। दे वर्क इन फैक्ट्रीज विद लॉन्ग अनब्रोकन आवर्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ वर्क। महिलाएं और बच्चे भी उसी तरह से जैसे पुरुष काम करते थे वो इन फैक्ट्रियों में काम करते थे, और उनके भी काम के घंटे बहुत लंबे होते थे। अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उन्हें भी बहुत ही सख्त अनुशासन का पालन करना पड़ता था। एंड शार्प फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, और उन्हें भी बहुत ही सख्त दंड भी दिए जाते थे। द अर्निंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वर नेसेसरी टू सप्लीमेंट मेंस मीगर वेजेस। और महिला और बच्चों को काम इसलिए करना पड़ता था क्योंकि उनके जो हस्बैंड्स होते थे या जो उनके फादर होते थे बच्चों के, वो बहुत कम वेजेस इतने कम थे कि उनकी इनकम से परिवार का खर्चा नहीं चलता था। ऐसे में परिवार के महिला और बच्चों को भी
काम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। व्हेन द यूज ऑफ मशीनरी स्प्रेड फ्यूअर वर्कर्स वर नीडेड, और जैसे जैसे मशीनरी का यूज़ होने लगा कम मजदूरों की ज़रूरत पड़ने लगी। इंडस्ट्रियलिस्ट प्रिफर टू एम्प्लॉय वुमेन एंड चिल्ड्रन हु वुड बी लेस एजिटेटेड अबाउट देयर पुअर वर्किंग कंडीशन। और उद्योगपति जो है इंडस्ट्रीज़ में महिला और बच्चों को जो है लेबर के रूप में काम पर रखना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो पुरुषों की तरह जो है हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे। ठीक है, और अपनी पुअर वर्किंग कंडीशन से भी वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या नाराज़ नहीं होते थे। दे वर वर्क फॉर, और उन लोगों को ज़्यादा समय तक काम भी कराया जा सकता था कम सैलरी या कम वेजेस पर, कम जो है उन्हें भत्ता भी देकर काम कराया जा सकता था। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब सबसे ज़्यादा महिला जो और बच्चों की जो श्रम का उपयोग है वो ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लंकाशायर और यॉर्कशायर जैसे शहरों में किया गया। वुमेन वर ऑल्सो द मेन वर्कर्स इन सिल्क लेस मेकिंग, सिल्क लेस मेकिंग में भी इनका यूज़ होता था। एंड नीटिंग इंडस्ट्री बुनाई इंडस्ट्री में भी ये बहुत यूज़ होता है। एंड इन मेटल इंडस्ट्रीज ऑफ बर्मिंघम, और बर्मिंघम की जो मेटल इंडस्ट्री थी वहाँ पर भी महिलाओं और बच्चों को रखा जाता था। मशीनरी लाइक कॉटन स्पिनिंग जेनी वॉज डिज़ाइन टू बी यूज बाई चाइल्ड वर्कर्स। ठीक है, स्पिनिंग जेनी जैसी मशीन जो है छोटे बच्चों द्वारा यूज़ में ली जाए, इसी तरह से उसको डिज़ाइन किया गया था। बिकॉज दे वर स्मॉल इनफ टू मूव बिटवीन टाइटली पैक्ड मशीनरी, और ये जो मशीन थी इस तरह की थी क्योंकि बच्चे जो है मशीनों के बड़ी बड़ी मशीनों या छोटी छोटी मशीनों के बीच के स्पेसेस में भी आसानी से उनके अंदर जा सकते थे, इसलिए ऐसी मशीनें भी उस समय डिज़ाइन की। बिकॉज ऑफ लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग क्लीनिंग मशीन्स ऑन संडेज, चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड लिटिल फ्रेश एयर ऑन एक्सरसाइज। छुट्टी के दिन या संडे के दिन भर भी जहाँ मशीनों की सफाई का काम करना होता था तो बच्चे जो है फ्रेश एयर जो है उसमें रह ही नहीं पाते थे, उन्हें छुट्टियों के दिन भी काम करने पड़ते थे। मैनी टाइम चिल्ड्रन कॉट देयर हेयर्स, बहुत सी बार बच्चों के बाल जो है मशीनों में फंस जाते थे और उनके हाथ जो है मशीनों से कुचल जाते थे। वाइल सम डाइड व्हेन दे फेल इनटू अ मशीन एज दे ड्रॉप, और कभी बहुत सारे बच्चे तो मशीनों पर गिर जाने से भी मर जाते थे। ठीक है, इसके साथ साथ कोल माइंस में भी बच्चों और महिलाओं को जो है रिक्रूट किया जाता था। कोल माइंस वर ऑल्सो डेंजरस प्लेस टू वर्क, कोयले की खदानें भी बच्चों के लिए काम की बहुत खतरनाक जगह थी। रूफ्स कैव्ड इन और देयर कुड बी एक्सप्लोजन एंड इंजरीज वर कॉमन, कभी कभी छतें जो है माइंस की गिर जाती थी, कभी कभी धमाके होते थे और उसकी वजह से चोटें लगना कॉमन बात थी कोल माइंस में। द ओनर्स ऑफ कोल माइंस यूज चिल्ड्रन टू रीच डीप कोल फेसेस वेयर द अप्रोच पाथ वॉज टू नेरो फॉर एडल्ट्स। ठीक है, कोल माइंस के जो ओनर्स होते थे वो छोटे छोटे बच्चों को उन संकड़ी कोयले की खदानों के उन रास्तों पर भेजते थे जहाँ पर बड़े आदमी नहीं जा सकते थे। यानी कोल माइंस में बहुत संकड़े रास्तों वाली जो खदानें होती थी वहाँ पर इन बच्चों को काम पर रखा जाता था। यंगर चिल्ड्रन वर्कड एज ट्रेपर्स हु ओपन एंड शट डोर्स एज द कोल वैगन्स ट्रैवल थ्रू माइंस। बच्चों को जो है छोटे बच्चों को ट्रेपर्स के रूप में रखा जाता था जो माइंस के गेट्स को ओपन और क्लोज करने का काम करते थे। चिल्ड्रन हु कैरिड हैवी लोड्स ऑफ कोल ऑन देयर बैक कॉल्ड कोल बियरर्स। बच्चे जो भारी कोयले को अपने पीठ पर उठाकर ले जाते थे उन्हें कोल बियरर्स कहा जाता था। जो गेट खोलने का काम करते थे उन्हें ट्रेपर्स कहते थे, जो भारी कोयले को अपनी पीठ पर ले जाते थे उन्हें कोल बियरर्स कहा जाता था। फैक्ट्री मैनेजर्स considered child labor to be an important because it is important training for future work. मैनेजर्स जो होते थे चाइल्ड लेबर को इसलिए भी ज़रूरी मानते थे कि इस तरह के काम करने से बच्चों को ट्रेनिंग मिलती थी और आगे जाकर वो एक्सपर्ट लेबर के रूप में डेवलप हो सकते थे। ब्रिटिश फैक्ट्री रिकॉर्ड्स रिवील दैट अबाउट हाफ ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स हैड स्टार्टेड वर्क व्हेन दे वर लेस देन 10 years। और ब्रिटिश फैक्ट्री के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि 50% जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने ये जो मजदूरी का काम है 10 साल से छोटी उम्र से ही शुरू कर दिया था। 28% ऑफ चिल्ड्रन वर अंडर द एज ऑफ 14, और जो 28% बच्चे थे वो 14 साल से भी कम उम्र के थे जिन्होंने इन फैक्ट्रियों में काम करना इतनी छोटी सी उम्र से शुरू कर दिया था। ठीक है, अब जब ये कंडीशंस मजदूरों की, महिलाओं की ख़राब होने लगी तो इन उद्योगों में इन वर्किंग कंडीशंस को लेकर प्रोटेस्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हो गए। विरोध प्रदर्शन जो है उसकी शुरुआत होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बड़ा जो
फैक्ट है वो ये है कि इन्होंने इन उद्योगों ने जो है हड़ताल और इस तरह के प्रदर्शनों को भी जो है कॉमन कर दिया। ड्यूरिंग द अर्ली एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू पॉलिटिकल आइडियाज रेज्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी स्प्रेड। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के बाद जो है नए रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो है स्प्रेड होने लगे थे और इसी समय इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हुआ। तो इन नए आइडियाज़ ने द मूवमेंट फॉर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इनकरेज कलेक्टिव मास एक्शन। और इस समय ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे विचार थे वो सामूहिक जो है वो विरोध प्रदर्शनों पर विश्वास करते थे। इट क्रिएटेड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाइक फ्रेंच पार्लियामेंट असेंबली ऑफ 1790s। और इन विचारों ने जो फ्रांस में है लोकतांत्रिक आधार पर संसद जैसे या नेशनल असेंबली जैसे संस्थाओं की स्थापना शुरू कर दी थी। इन इंग्लैंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट हार्श वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज बिगिन टू इंक्रीज। और इसी कारण इंग्लैंड में भी जो उद्योगों की बहुत कठोर सख्त जो परिस्थितियाँ होती थी उसके अगेंस्ट में लोगों ने जो है विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। द वर्किंग पॉपुलेशन एजिटेटेड टू बी गिवन टू राइट टू वोट। वर्किंग पॉपुलेशन को वोटिंग का राइट भी नहीं था जिसके वो नाराज थी। गवर्नमेंट अडॉप्टेड रेप्रेशन एंड मेड लॉज। गवर्नमेंट ने इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने की नीति अपनाई और सख्त कानून बनाए। इंग्लैंड हैड बीन एट वॉर विथ फ्रांस फॉर ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम 1792 टू 1815। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1792 से 1815 जब नेपोलियन का पीरियड था उस समय बहुत लंबे युद्ध चले थे। ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज डिस्टर्बटेड। और इसकी वजह से इंग्लैंड और दूसरे देशों के बीच जो व्यापार है वो डिस्टर्ब हो गया था, कम हो गया था। फैक्ट्रीज वर फोर्स टू शट डाउन। इस लंबे युद्ध की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ने लगी। प्राइसेस फॉर इसेंशियल कमोडिटीज़ इंक्रीज। और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी इन लंबे युद्धों की वजह से बढ़ने लग गई थी। ठीक है, और इसी समय जो है लेबर की कंडीशन इन सारे कारणों की वजह से ख़राब हो गई क्योंकि फैक्ट्रीज बंद थी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। पार्लियामेंट इन 1795 पास 2 कॉम्बिनेशन एक्ट। अब इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए। उसमें सबसे पहला कानून जो 1795 में बना उसे 2 कॉम्बिनेशन एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा इलीगल टू इंसाइट पीपल बाय स्पीच और राइटिंग टू हैट्रेड और कंटेम्प्ट ऑफ किंग, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। राजा, संसद या संविधान के अगेंस्ट में कुछ भी लिखने या बोलने या इस तरह से लोगों को उत्साहित करने वाली बात को जो है इलीगल घोषित कर दिया गया। ठीक है, दूसरा इस एक्ट में काम क्या किया गया, बैंड अनऑथोराइज पब्लिक मीटिंग्स। और अनऑथोराइज पब्लिक मीटिंग्स ओवर 50 पर्सन्स वॉज ऑल्सो बैंड। ठीक है, 50 लोगों से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी इस कानून के द्वारा रोक लगाएगी। लेकिन औद्योगिक लेबर का जो है विरोध कम नहीं हुआ। इसके बाद ओल्ड करप्शन जो है एक नई थ्योरी डेवलप होती है। द टर्म वॉज यूज फॉर प्रिविलेज लिंक्ड टू द मोनार्की एंड पार्लियामेंट। ये टर्म इन लेबर्स द्वारा उन लोगों के लिए यूज की जाती है जो मोनार्की और पार्लियामेंट के लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग होते थे, उनके लिए ओल्ड करप्शन वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, यानी मोनार्की और पार्लियामेंट को बहुत सारे लोग उस समय सपोर्ट करते थे और लेबर का विरोध करते थे। तो ये लेबर जो क्लास थी वो ऐसे लोगों को जो मोनार्की और पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे ऐसे कठोर लॉज बनाने के, तो उन लोगों के लिए ओल्ड करप्शन वर्ड यूज किया जाता था। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लैंड ओनर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोफेशनल्स वर अपोज टू गिविंग द वर्किंग पॉपुलेशन द राइट टू वोट। और पार्लियामेंट के जो लोग थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोफेशनल लोग थे, वो लेबर क्लास को वोटिंग का राइट नहीं देना चाहते थे। तो यही सारे लोग थे जो ओल्ड करप्शन जिन्हें कहा जाता था। इन सारे लोगों के लिए ओल्ड करप्शन वर्ड यूज किया गया है। वर्कर्स सपोर्टेड कॉर्न लॉज। अब वर्कर्स ने उस समय जो कॉर्न लॉज पास किए गए थे उनको सपोर्ट किया, विच प्रिवेंटेड द इंपोर्ट ऑफ चीपर फूड। ठीक है, जिससे जो सस्ता फूड आता था उसको रोका गया था। इस वर्कर्स फ्लडेड इन टाउन्स एंड फैक्ट्रीज, दे एक्सप्रेस देयर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इन न्यूमरस प्रोटेस्ट। जैसे जैसे टाउन्स और फैक्ट्रीज में वर्कर्स की संख्या बढ़ने लगी तो उनका फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ने लगा और उन्हें प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। देयर वर ब्रेड और फूड राइट्स थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम 1790s ऑनवर्ड्स एंड कंटिन्यूज अप टू 1840। 1790 से 1840 के बीच में फूड और ब्रेड की प्राइस को लेकर बहुत सारे जो है वहाँ पर दंगे फसाद की घटनाएं जो है इंग्लैंड में होने लगी।
1790s वर्कर डिमांडेड मिनिमम वेजेस। 1790 के बाद वर्कर्स ने जो है मिनिमम वेजेस की, ठीक है, न्यूनतम भत्ता या मजदूरी की मांग करना शुरू कर दिया। व्हेन वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक दे वर डिस्पर्स बाय द फोर्सेस। जब वर्कर्स हड़ताल पर गए तो सेना के द्वारा उन लोगों को हटा दिया गया। लंकाशायर कॉटन वीवर्स डिस्ट्रॉयड द पावर लूम। लंकाशायर के जो कॉटन वीवर्स थे उन्होंने इसका गुस्सा पावर लूम पर निकाला। पावर लूम जो मशीन थी जो उनके रोजगार छीन रही थी, उनको तोड़कर लंकाशायर के मजदूरों ने अपना गुस्सा निकाला। मैनी प्लेसेस वर्कर एजिटेटेड अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स विच दे थॉट इट डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ। बहुत सी जगह वर्कर्स ने मशीन के ऊपर अपना गुस्सा निकाला क्योंकि उन्हें लगता था कि इन मशीनों के आने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट कम हो गई और उनका जो जॉब है या एम्प्लॉयमेंट है वो ये मशीनें छीन रही है, इसलिए मशीनों को टारगेट किया गया। इन यॉर्कशायर हार्वेस्टिंग मशीन वर डिस्ट्रॉयड बाय क्रॉपर्स। किसानों ने हार्वेस्टिंग मशीन को जो है वो टारगेट किया। हु हैड डन इट विद हैंड एंड मैश थ्रेशिंग मशीन्स इन 1830। और थ्रेशिंग मशीन को भी 1830 में टारगेट किया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है 1811 से 17 के बीच में चला, उसे लुडिज्म कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुडिज्म। व्हाट वाज लुडिज्म? इज अ मूवमेंट लेड बाय जनरल नैड लुड। ये वो आंदोलन था जिसका नेतृत्व जनरल नैड लुड ने किया था, तो उनके नाम पर ही इसको लुडिज्म कहा जाता है। इट वाज नॉट ओनली एन असॉल्ट ऑन मशीन। ये सिर्फ मशीनों पर आक्रमण नहीं था। इट्स पार्टिसिपेंट्स डिमांडेड मिनिमम वेजेस। इसके जो पार्टिसिपेंट थे इस लुडिज्म मूवमेंट में जो भाग ले रहे थे उन लोगों ने न्यूनतम मजदूरी की डिमांड भी रखी, मशीनों पर भी अटैक किया। कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिला और बच्चों को जो काम पर रखा जाता उस पर भी नियंत्रण की मांग की। वर्क फॉर दोज हु हैव लॉस्ट जॉब्स। ये लुडिज्म आंदोलन उन लोगों के लिए काम कर रहा था जो अपने जॉब खो चुके थे बाय द कमिंग ऑफ मशीन। जो मशीनों की आने की वजह से जिनके काम खत्म हो चुके थे उन लोगों के लिए भी ये आंदोलन था। द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। ये लुडिज्म जो था वो ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करने के लिए भी संघर्ष कर रहा था, सो दैट दे कुड लीगली प्रेजेंट देयर डिमांड्स, ताकि वो अपनी मांगों को लीगली प्रेजेंट कर सके, कानूनी रूप से सरकार के सामने रख सके। तो इन सारी बातों को लेकर जो आंदोलन चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था 1800 से 11 से लेकर 17 के बीच में, उसे लुडिज्म कहा जाता है। जनरल नैड लुड की लीडरशिप में यह आंदोलन चला, ठीक है। इसके बाद और कौन से प्रोटेस्ट मूवमेंट इस समय हुए? तो ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द वर्किंग पॉपुलेशन हैड नो राइट टू वोट। अब प्रोटेस्ट मूवमेंट के रीजन क्या थे? तो जो लेबर्स थे उनको वोटिंग का राइट नहीं था। नो लीगल मेथड्स टू एक्सप्रेस देयर एंगर। वो अपने गुस्से को किसी भी कानूनी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते थे। इन अगस्त 1819 80,000 people gathered peacefully at St. Peter's Field in Manchester। अगस्त 1819 को 80,000 से अधिक लोग सेंट पीटर्स फील्ड जो मैनचेस्टर में है वहां पर इकट्ठा हो गए टू क्लेम डेमोक्रेटिक राइट्स। अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए थे। टू फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अपने लिए वो राजनीतिक संगठन बनाना चाह रहे थे, पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड कर रहे थे। तो ये 80,000 लोग सेंट पीटर्स फील्ड मैनचेस्टर में इकट्ठा हुए, लेकिन उनको बुरी तरह से सप्रेस किया गया और ये जो घटना है उसे पीटरलू मैसेकर कहा जाता है, ठीक है, जहां पर 80,000 मजदूरों पर जो है सेना द्वारा एक्शन लिया गया। द राइट्स दे डिमांडेड वर डिनाइड बाय 6 एक्ट्स पास बाय द पार्लियामेंट इन द सेम ईयर्स। और इन लोगों ने जिन जिन राइट की डिमांड की थी उनको पार्लियामेंट द्वारा 6 नए कानून बनाकर रिजेक्ट कर दिया गया। आफ्टर पीटरलू नीड टू मेक हाउस ऑफ कॉमन्स कंसिडर। और इस घटना के बाद जो है कॉमन लोगों के लिए भी एक जो पार्लियामेंट में है वो एक सदन बनाने की या उसकी मांग बढ़ने लगी। और इसके बाद कॉम्बिनेशन एक्ट जो है वो रिपील्ड कर लिए गए 1824-25 में। इन दोनों ही एक्ट को, जो कॉम्बिनेशन एक्ट थे जहां पर पब्लिक मीटिंग्स 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे और सरकार या राजा के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, वो दोनों ही वापस हटा लिए गए इन प्रोटेस्ट मूवमेंट की वजह से। और इसके बाद जो है शुरुआत होती है सुधारों की, ठीक है। इन प्रोटेस्ट मूवमेंट के बाद मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए भी कुछ कानून बनाए गए। सबसे पहला कानून जो इस सीरीज में बना वो था लॉज पास्ड इन 1819 में जो कानून बना, जिसमें प्रोहिबिशन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 9 इन फैक्ट्रीज, जिसके द्वारा 9 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने पर रोक लगा दी गई। ये 1819 के एक्ट का पहला लॉ था। दूसरा था लिमिटेड द आवर्स ऑफ वर्क फॉर दोज बिटवीन द एज is 9 and 16 to 12 hours a day।
ठीक है। और 9 से 16 साल के बच्चे जो फैक्ट्रीज में काम करते थे उनके लिए काम के घंटे 12 घंटे निश्चित कर दिए गए। बट लॉज लैक्ड पावर फॉर इट्स इन्फॉर्मेशन, लेकिन इस कानून का जो कार्यान्वयन है वो सही तरह से नहीं हो पाया। अप टू 1833 मैनी चिल्ड्रन अंडर 9 वर एम्प्लॉयड, लेकिन 1833 तक भी 9 साल से छोटी उम्र के बच्चों को काम पर रखा जाता था। आफ्टर इंटेंस प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स एन एक्ट वाज पास्ड, ठीक है। और लेबर्स की बहुत ज़बरदस्त विरोध के बाद एक और नया कानून बनाया गया जिसमें वर्किंग आवर्स को लिमिट कर दिया गया फॉर चाइल्ड लेबर्स, बच्चों के लिए, जो बच्चे बाल श्रमिक होते थे उनके लिए कार्य के घंटे लिमिट कर दिए गए। एंड प्रोवाइडेड नंबर ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स टू इंश्योर द एक्ट इन्फोर्समेंट, और इस एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए कुछ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो है उनकी भी नियुक्ति की गई। इन 1847 10 आवर्स बिल पास्ड, 1847 में एक नया कानून बना, नया एक सुधार बना जिसे 10 आवर्स बिल कहा जाता है। इस बिल के द्वारा लिमिटेड द आवर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन टू 10 आवर अ डे फॉर मेल वर्क, ठीक है। इस कानून के द्वारा जो महिलाएं और बच्चे थे उनके काम के घंटे निश्चित कर दिए गए और मेल वर्कर्स के लिए घंटे 10 आवर डिसाइड किया गया। द माइंस एंड कलरिज एक्ट ऑफ 1842, फिर इसके बाद माइंस से रिलेटेड, खदानों से रिलेटेड कानून बना 1842 में। बेन चिल्ड्रन अंडर 10 एंड वुमेन वर्किंग इन अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड माइंस में बच्चों और महिलाओं को काम करने से रोकने का कानून जो है 1842 में बना जिसे माइंस एंड कॉलरिज एक्ट कहा जाता है। और 1847 में चिल्ड्रन अंडर 18 एंड वुमेन नॉट वर्क मोर देन 10 आवर्स, 18 साल से कम बच्चे और महिलाओं को जो है 10 घंटे से अधिक काम पर नहीं रखा जा सकता था, इस तरह का कानून बना। तो इस औद्योगिकरण के बाद जो वर्किंग कंडीशन खराब हुई तो उसको लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए और उन प्रोटेस्ट मूवमेंट की वजह से इंग्लैंड की सरकार को सुधारों के लिए मजबूर होना पड़ा, ठीक है। अब इस चैप्टर के लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि क्या इस समय जो इंग्लैंड में जो कुछ भी घटा उसे औद्योगिक क्रांति कहा जा सकता है। तो औद्योगिक क्रांति के नाम पर जो है बहुत सारी डिबेट्स सुनने को मिलती है, वो क्या क्या है। तो द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज यूज टू डिनोट the changes that occurred in Britain between 1780 to 1820, 1780 से 1820 के बीच में जो कुछ भी परिवर्तन इंग्लैंड में हुए उन्हें ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। बट द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय मॉडर्न हिस्टोरिशियन, आधुनिक इतिहासकार इस टर्म को जो नामकरण किया गया उसको चैलेंज करते हैं। क्यों करते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ ग्रेजुअल चेंज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रादर देन ए सडन रिवोल्यूशन। तो सबसे पहला कारण वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है जितने भी चेंजेस हुए वो अचानक नहीं हुए थे, धीरे धीरे हुए थे, और जब धीरे धीरे हुए थे तो धीरे धीरे होने वाली घटना को क्रांति नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये जो चेंजेस धीरे हुए इस वजह से इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं कह सकते। फिर द कंसंट्रेशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, वाइड यूज ऑफ मनी एक्सेट्रा वर ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रायर टू द 19th सेंचुरी, ठीक है। वर्कर्स का कंसंट्रेशन फैक्ट्रीज में और पैसे का बहुत अधिक यूज होना, ये सब चीज़ें जो है 19th सेंचुरी से पहले भी जो है यूरोप में इस तरह की परिस्थितियाँ थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैरिड आउट दीज प्रोसेस टुवर्ड्स न्यू लेवल्स, ठीक है। बस इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये जो है प्रोसेस थोड़ी बढ़ गई थी, नए लेवल तक पहुंच गई थी, बाकी इस तरह की प्रक्रियाएं पहले भी अस्तित्व में थी। लार्ज एरियाज ऑफ इंग्लैंड लेफ्ट अनअफेक्टेड बाय फैक्ट्रीज और माइंस, इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इस औद्योगिकरण से और माइंस से अछूता रहा था। देयरफॉर द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट, और इन कारणों की वजह से जो है इस परिवर्तनों के समय को औद्योगिक क्रांति नहीं कहा जा सकता, ऐसा आधुनिक इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। फिर और क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड सेंटर्ड ऑन ए फ्यू रीजन्स और सिटीज सच एज लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और न्यूकैसल। इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ कुछ ही जगहों तक ही सीमित रहा था, कुछ शहरों तक ही रहा था जो कि लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और न्यूकैसल थे। बाकी इंग्लैंड में इस तरह का कोई औद्योगिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। कुड द ग्रोथ इन द कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज और इन फॉरेन ट्रेड फ्रॉम 1780s टू 1820 बी कॉल्ड रिवोल्यूशनरी? फिर एक अगला क्वेश्चन आता है कि सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लो इंडस्ट्री जो था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन दो उद्योगों में और विदेशी व्यापार में वृद्धि को ही क्या हम जो है क्रांतिकारी कह सकते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलाइड ऑन नॉन ब्रिटिश रॉ मटेरियल्स, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी ग्रोथ थी, प्रोडक्शन था, वो जो उसका रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन में
उपजता ही नहीं था, वो तो इंडिया और वेस्ट इंडीज या अमेरिका से आने वाले कॉटन पर डिपेंड करता था। मेटेलिक मनी एंड स्टीम पावर वॉज रेयर टिल द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी तक मेटेलिक मनी और स्टीम पावर का भी बहुत कम यूज इस समय होने लगा था। द रैपिड ग्रोथ इन ब्रिटिश इम्पोर्ट्स and exports from the 1780s occurred due to the resumption of trade with the North America। ये जो ब्रिटिश ग्रोथ जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में देखने को मिलती है 1780 से उसके बाद, ये इस वजह से देखने को मिलती है कि इस समय नॉर्थ अमेरिका के साथ जो है इंग्लैंड का ट्रेड बढ़ गया था। तो नॉर्थ अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ने को ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं कहा जा सकता। फिर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैड डिसरप्टेड दिस ट्रेड। फिर अमेरिका की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसकी वजह से ये ट्रेड अचानक से कम हो गया। सस्टेन्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज टू बी सीन आफ्टर 1850 to 20। 1815 से 20 के बीच में जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत तेज नहीं बढ़ी, वो एक सस्टेनेबल ही कंडीशन में थी। फिर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेपोलियन वॉर्स अफेक्टेड इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज डिकेड्स आफ्टर 1793। 1793 के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन वॉर ने जो है इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कम कर दिया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज क्लोजली रिलेटेड विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टॉलिंग न्यू मशीन्स एंड राइजिंग प्रोडक्टिविटी। हाउएवर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स ग्रू स्टडीली ओनली आफ्टर 1820। फिर इंडस्ट्री में इन सब चीज़ों का, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, नई मशीनरी, ये सब चीज़ें जो है 1820 के बाद ज़्यादा डेवलप हुई थी, जबकि उससे पहले कम हुई थी। तो इन सारे कारणों की वजह से बहुत सारे इतिहासकार जो है इस पीरियड को औद्योगिक क्रांति कहलाने में हिचकते हैं या उसका विरोध करते हैं, इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, थैंक यू।